नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। ओडिशा के राज्यपाल के पद से रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति ने मंजूर भी कर लिया। उसके बाद से कई तरह के राजनीतिक कयास लगाए जाने लगे। अब खबरें मिल रही हैं कि बीजेपी की फिर से सदस्यता ग्रहण करेंगे रघुवर दास, लेकिन उसके बाद क्या उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर होगी या फिर राज्य की राजनीति में होगी, किस तरह की उनकी भूमिका आगे रहेगी, क्योंकि राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना और फिर बीजेपी ज्वाइन करना कहीं ना कहीं रघुवर दास को फिर से सक्रिय राजनीति में लाने का संदेश ये दे रही है। और अब इसके बाद अगर राज्य की राजनीति में आते हैं या अगर देश की राजनीति राष्ट्रीय बीजेपी में अगर उन्हें कोई बड़ा पद मिलता है तो उसका असर झारखंड में क्या होगा, झारखंड की सरकार पर क्या पड़ेगा, क्या एक मजबूत विपक्ष बनाने की कोशिश अब प्रदेश में होगी रघुवर दास को लाने के बाद? कई तरह के ऐसे सवाल हैं और इस पर हम आगे चर्चा भी करेंगे कि अब जब पूर्ण बहुमत की एक सरकार बनी है राज्य में और उसके सामने विपक्ष उतना मजबूत नजर नहीं आ रहा था, वो उतना मजबूत चेहरा उसके पास नहीं था, क्या रघुवर दास को फिर से सक्रिय राजनीति में लाने का मकसद यही है बीजेपी का? इस पर चर्चा करेंगे अपने सहयोगियों के साथ। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदय, क्या लगता है आपको, अब रघुवर दास फिर से सक्रिय राजनीति में फिर से बीजेपी की सदस्यता अगर वो ग्रहण करते हैं, 27 को तारीख आ रही है सामने, राज्य की राजनीति पे क्या असर देखते हैं? देखिए, राज्य की राजनीति में रघुवर दास एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते और ऐसे भी उनकी बीजेपी में संगठन में काफ़ी अपनी अच्छी पकड़ के लिए जाने जाते रहे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे उससे पहले भी उन्हें एक बेहतर संगठनकर्ता के तौर पर जाना जाता था और माना जाता था कि वो जब जब अध्यक्ष रहते थे चुनाव से पहले तो वो बेहतर नतीजे देते थे। 2009 चुनाव के वक्त भी उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और उसी का नतीजा था कि देखिए उस वक्त भी वो किंग मेकर की भूमिका में थे। उस वक्त जेएमएम के साथ पहली बार बीजेपी ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी और शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे, रघुवर दास डिप्टी सीएम थे, उनके साथ साथ सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे। और ये तस्वीर कहा जा सकता है कि जेएमएम के साथ पहली बार ये गठबंधन का प्रयोग रघुवर दास ने ही किया था। और आज हालांकि जेएमएम के साथ तो कहा जाता है कि बीजेपी के प्रमुख रणनीतिकारों में से रहे हैं रघुवर दास, और ये बीजेपी की एक विडंबना रही कि उन्हें राज्यपाल बनाया गया या फिर राज्यपाल बनाकर सूबे की राजनीति से दूर किया गया था और नतीजा सामने है। अब तो संगठन या पार्टी सीधे सीधे देख रही है कि इससे अच्छा तो वो नतीजा था जब 25 सीटें आई थी, जब सुदेश महतो साथ नहीं थे, और इसके बावजूद अगर 25 सीटें आ गई थी तो अब बीजेपी को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी जो रिजल्ट आया है उससे बेहतर वो रिजल्ट था। तो जाहिर सी बात है रघुवर दास उनके पुराने दिनों को याद किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में एक उत्साह दिखाई दे रहा है अब उनके नाम का अनाउंसमेंट होने के साथ। तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे चीजें और बदलेंगी। रंजन जी बता पाएंगे। रंजन जी। या देखिए, रघुवर दास के आने से एक चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी झारखंड में है वो खास करके चुनाव के बाद जो है आप अगर देखिए तो उनका जो आत्मविश्वास था वो बहुत गिरा हुआ दिख रहा था। और ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो संगठन जो है सुस्त पड़ा था उसमें एक गति ला सके। अब चूंकि रघुवर दास की वापसी हो रही है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो एक फेस हैं, तो ये एक सबसे बड़ी बात है और यहाँ आपको फेस की दरकार है। और यूँ भी अगर आप देखें तो एक चीज़ आप देखते हैं कि जैसे मान लीजिए आप क्रिकेट के फील्ड में ही देखिए, किसी प्लेयर को आप कुछ दिन नहीं देखते हैं तो अब जब वो टीम हारती है तो आप उस प्लेयर को याद करने लगते हैं। तो ये वही चीज़ है कि चूंकि रघुवर दास राज्य की राजनीति से लगभग 1 साल से कुछ ज़्यादा वक्त तक, पिछले साल 31 अक्टूबर को उन्होंने जो है शपथ ग्रहण किया था राज्यपाल के तौर पर उड़ीसा के, तो अब 1 साल से कुछ ज़्यादा वक्त हो गया है तो वो राज्य की राजनीति से अलग रहे। तो अब जब वो वापस आएंगे तो नेचुरली चाहे वो जनता हो चाहे कार्यकर्ता हो, उसके अंदर जो है एक स्वाभाविक उत्साह जो है वो देखने को मिलेगा। और देखिए, एक बीजेपी की रणनीति के पीछे अगर आप देखें तो इस चीज़ पर हम लोगों ने पहले भी बातचीत की थी कि इस चुनाव में जहां तक ट्राइबल वोटर्स की बात है उस तरह से बीजेपी को नहीं मिले। तो बीजेपी क्या देखती है कि ये देख सकती है कि यहाँ पर 46% ओबीसी हैं, तो 46% ओबीसी, 16% जो है वो जनरल हैं और 12% एससी हैं और 26-27% के आसपास जो है एसटी जो हैं वो हैं। तो बीजेपी चाहती है कि जो एक बड़ा चंक है 46% का
उसे अगर पकड़ा जाए और उस समुदाय से कोई एक नेता जो है वो सामने आता है जो राज्य की बागडोर संभाले। और बीजेपी यहाँ पर कोशिश ये करेगी, चूंकि देखिए अगर रघुवर दास की राज्य की राजनीति में वापसी होती है तो मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष का नाम बताना फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन रंजन जी, बड़ा सवाल ये है कि रघुवर की जरूरत कहाँ, राष्ट्रीय बीजेपी में, राष्ट्रीय स्तर पर या फिर राज्य के स्तर पर? फिलहाल बीजेपी अभी किस पर रघुवर दास को किस जिम्मेदारी में ला सकती है? देखिए अगर आप यहाँ के हालात को देखें तो चूंकि झारखंड बीजेपी का गढ़ हुआ करता है, लेकिन इधर जो है पिछले 5-7 सालों में उस गढ़ में सेंधमारी हुई है। तो बीजेपी की कोशिश ये होगी, मुझे ऐसा लगता है, कि वो राज्य को मजबूत करे और इसके लिए रघुवर दास से जो बेटर ऑप्शन आप कह लीजिए वो आपको दिखेगा नहीं। और जब रघुवर दास एक ओबीसी आप जब अध्यक्ष बना देंगे और एक शेड्यूल ट्राइब से नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि रघुवर दास अगर इधर अध्यक्ष बनते हैं तो फिर बाबूलाल मरांडी जो है नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जो है वो चुने जाएंगे। तो बीजेपी दोनों तरफ को एक बैलेंस करते हुए दिखेगी। लेकिन ओबीसी वोट, चूंकि आप बीजेपी के जो एमएलएज बने हैं उनकी सूची देखें तो 50% से ज़्यादा आपको ओबीसी विधायक दिखेंगे। तो जो ओबीसी विधायक हैं, इसका मतलब ओबीसी वोटर्स जो हैं उन्होंने विश्वास बीजेपी किया है करेगी रघुवर दास को। तो नेचुरली तो जब रघुवर दास इससे जुड़ेंगे तो ओबीसी का झुकाव और बीजेपी की तरफ बढ़ेगा। नेता प्रतिपक्ष जो अगर रहेंगे एसटी से तो वो आदिवासी वोटर्स को ये करेंगे और जनरल वोट जो है उसमें से ज्यादा बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास से पहले ही है, तो उसके पास जो एक एरिया है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा वोट का। तो ये बीजेपी की रणनीति मुझे लगती है कि ऐसी हो सकती है। अब मनीष जी, क्या लगता है आपको, रघुवर दास अगर राज्य की राजनीति में आते हैं, सक्रिय होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तो बीजेपी क्या मजबूत होगी या बीजेपी को अपने ही नेताओं में जो अभी फिलहाल प्रदेश में है, क्या वो चेहरा नहीं तलाश पाई जो एक मजबूत अध्यक्ष का चेहरा हो? जो गुटबाजी जो बीजेपी में अब नजर आ रही है, अंदर खाने जो गुटबाजी है, उसको काबू में किया जा सके? देखिए आसिया, चूंकि जिस उम्र में और जिस स्टेज में जिस कारणों से रघुवर दास को राज्यपाल बनाया गया था वो उम्र नहीं था। आमतौर पे जब राज्यपाल बनाया जाता है पार्टी में ऐसे व्यक्ति को कहीं पे, तो ये माना जाता है कि अब सक्रिय राजनीति से उनकी एक तरह से हम कहेंगे कि विदाई हो गई। तो वो पोस्ट नहीं था, अनमने ढंग से वो गए थे, परिस्थितियाँ कुछ और होगी, प्रदेश अध्यक्ष या फिर हाईकमान ने भी जो भी निर्णय लिया होगा। लेकिन ये अब जो परिणाम आया है इस बार चुनाव ने, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने मंथन किया और महसूस हुआ कि शायद रघुवर दास ही नहीं बल्कि रघुवर दास जैसे मिजाज का लोग हमने खो दिया, और एक बार अगर वो वापसी करते तो निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा मिलेगा। और चूंकि सीएम रह चुके हैं, और एक अच्छी बात ये थी कि हार के कारण उनके समय में जो भी हार का कारण हो थोड़ा सा ऑटोक्रिटिक है, हालांकि तबाकी कह देता है लोग, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ये मानता था कि डिसीजन मेकिंग जो रघुवर दास में था वो बड़ा अलग था और वो क्विक डिसीजन लेते थे। तो अब जो ज़रूरत है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है कि शायद ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा। वो प्रदेश में ही रखे जाएंगे और निश्चित तौर पे उनके आने के बाद से, चूँकि जब से खबर आई है कि उन्होंने रिज़ाइन दे दिया उसके बाद से हम लोग सब लोगों ने सभी अपने अपने कॉन्टैक्ट से बात की, तो सब लोग ये कह रहे हैं कि उनकी वापसी आ रही है और वो प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे। यानी कि संगठन उनको दिया जा रहा है चलाने के लिए और वो चलाएंगे। तो निश्चित रूप मुझे लगता है कि शायद ये जो वापसी होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी। मदन, बीजेपी बीट देखते हैं, क्या अंदर खाने बीजेपी में चल रहा है? अब रघुवर जब प्रदेश की कमान संभालेंगे तो उसके बाद बीजेपी का जो मौजूदा स्वरूप अभी प्रदेश में नजर आ रहा है, क्या बदलाव होने की संभावना दिख रही है? देखिए, दोनों परिस्थितियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक तो सबसे पहले अगर हम प्रदेश के स्तर से देखें तो एक सख्त शासक के रूप में रघुवर दास ने अपनी पहचान बनाई थी और बीजेपी को अब वैसे ही शासक की ज़रूरत है, क्योंकि एक विपक्ष के जो नेता के तौर पर भी भूमिका होनी चाहिए बीजेपी की, वो अदा नहीं हुआ। 5 वर्षों तक अगर आप देखें तो मरा हुआ एक पार्टी के तौर पर सदन में भी बीजेपी ने रोल किया है। तो ऐसे में अब उस पार्टी को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि 5 साल पहले आपने संघर्ष किया और फिर एक बार जब आपको विपक्ष में ही रखने के लिए जनादेश मिला है, तो 5 साल अपने कार्यकर्ता और नेताओं को जिंदा रखने के लिए, पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए एक सख्त शासक की ज़रूरत थी, जिसमें कि रघुवर दास के नाम सबसे आगे हैं। पहली बार 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने वाले नेता के तौर पर भी रघुवर दास के नाम ही झारखंड में है कि पहली बार कोई सरकार अगर चली 5 वर्ष तक तो रघुवर दास ने कार्यकाल को पूरा किया। और
कई ऐसे फैसले हैं जो अपने फैसलों पर निश्चित रूप से अडिग रहे, जो कि उनके फैसले कभी चर्चा में भी रहते हैं। हालांकि ये आरोप भी उन पर लगा था कि रघुवर दास के कारण बीजेपी से आदिवासी वोटर जो हैं वो खिसक गए हैं, लेकिन उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट होता है। कई आदिवासी बड़े चेहरों को बीजेपी मौका देती है, बाबूलाल जैसे नेता को बीजेपी अपने पार्टी में शामिल कराती है, नेता के तौर पर उन्हें प्रतिस्थापित किया जाता है, लेकिन परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं आता है। अब दूसरा जो पहलू निकल कर आया है कि अगर रघुवर दास ने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दिया है तो क्या केंद्र की राजनीति में, यानी कि पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, तो ये भी चर्चा ज़रूर शुरू है। और अगर ये भी फैसला लिया जाता है तो एक बड़ा कद जो है रघुवर दास को मिलेगा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी वो चुने जाते हैं। तो ऐसे में दोनों परिस्थितियों में बीजेपी के लिए झारखंड के स्तर से अगर आप देखें तो वो बेहतर होने वाला है। अगर वो प्रदेश के कमान को संभालते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं, तब भी देखिए कई जो अब तो सोशल मीडिया का दौर है, जब से ये नाम की घोषणा हुई है, यानी कि नाम ये आए चर्चा में कि रघुवर दास ने इस्तीफा दे दिया है, तभी से लग रहा है कि झारखंड में रघुवर दास के नाम की चर्चा हर लोगों ने शुरू कर दी, हर वो लोग जो सामाजिक तौर पर एक्टिव रहते हैं। तो ये जो एक करंट आया है, ये तो मदन याद होगा चुनाव के समय भी ये चर्चा हो रही थी कि शायद रघुवर दास इस्तीफा दें और उन्हें टिकट दिया जाए फिर से झारखंड में किसी सीट पर या उनकी ही सीट पर। ये चर्चा उस वक्त भी हो रही थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उनकी बहू को वहां से टिकट दिया गया। देखिए ये हुआ था, लेकिन एक मुख्यमंत्री को सीधे चुनावी मैदान में तो नहीं उतारा गया। लेकिन ये जरूर है कि जब चुनाव परिणाम आए और बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, जब मंथन हुआ, तब ये निकल कर जरूर आया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने माना कि उन आरक्षित सीटों पर बीजेपी के पक्ष में परिणाम नहीं आए, तो चलो विधानसभा में जो स्थानीय मुद्दे हैं या फिर जो नेता हैं हमारे, एक फौज तैयार की गई थी। आप वो नाम गिनिए, एक तरफ से बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, उनकी पत्नी को टिकट दिया गया, गीता कोरा, और फिर क्या कहते हैं सीता सोरेन, चंपई सोरेन, समीर उरांव, अरुण उरांव, ऐसे सुदर्शन भगत, दर्जनों नाम ऐसे आए सामने, लोबिन हेम्ब्रम को, जिन लोगों के नाम पर ये कहा जाता था कि झारखंड के बड़े आदिवासी नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, उनको चुनावी मैदान में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा करके विधानसभा से पहले चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन उन आरक्षित सीटों पर परिणाम जो है बीजेपी के पक्ष में नहीं आए, आंकड़े बल्कि हेमंत सोरेन के बढ़ गए। तो इन चीज़ों को बीजेपी ने समझा और अपनी रणनीति को बदला है कि आने वाले दिनों में जो पक्ष हमारे, जो वोटर या जो जातीय समीकरण हमारे पक्ष में है, क्यों ना हम उसी को लेकर के आगे बढ़ाएं। और ये एक्सपेरिमेंट रघुवर दास को सीएम बनाने के टाइम भी हुआ कि हम गैर आदिवासी चेहरे को मुख्यमंत्री बनाते हैं। भले ही उन पर यह आरोप लगता रहा कि छत्तीसगढ़ से ला करके उन्हें सीएम बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी 5 साल तक कड़े फैसलों के लिए एक कड़े शासक के तौर पर अपनी पहचान, अपनी छवि को रघुवर दास ने छोड़ा था। बाकी अब क्या लगता है उदय, अब जब रघुवर दास राज्य की राजनीति में आएंगे तो आपकी नज़र में संगठनात्मक स्तर पर क्या सबसे पहले प्रायोरिटी होगी? बीजेपी में क्या बदलाव दिखेगा प्रदेश बीजेपी में अगर वो राज्य की राजनीति में आते देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं न कहीं हतोत्साहित हो गए हैं। जो चुनाव परिणाम आए हैं वो अनापेक्षित थे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से चुनाव नतीजे सामने आएंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी जो एक लीडरशिप तैयार कर रही थी, यंग लीडरशिप, चाहे वो अमर बावरी हो, चाहे रणधीर सिंह हो, भानु प्रताप शाही हो, बिरंची नारायण हो, जितने पार्टी के चेहरे थे जो सदन में पार्टी की आवाज बनते थे, हर मुद्दे पर संघर्ष करते थे, जनता ने एक सिरे से सभी को नकार दिया और कोई भी जीत कर नहीं आ पाया। बीजेपी के साथ आज नेतृत्व का संकट हो गया। देखिए सदन में ऐसे चेहरे नहीं हैं जो अपनी मुखर आवाज, बुलंद आवाज के लिए जाने जाते थे। और शायद ये एक बड़ी वजह है कि बीजेपी के जितने भी नेता कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता हैं, उन्हें लग रहा होगा कि अब हमारी कौन सुनेगा, हम कहाँ अपनी बात रखेंगे, अब हमारे लिए कौन लड़ेगा, ये फीलिंग आ गई थी। और अब इसके सामने, संगठन के सामने, पार्टी के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था कि हम किसे सामने लाएं। तो रघुवर दास में आज भी देखिए उनके अंदर वो नेतृत्व क्षमता है कि वो बीजेपी के जितने भी पुराने कार्यकर्ता हैं, और वो पुराने, हम जैसा कि पहले भी कह रहे थे कि वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कई बार रहे, और जब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे, बीजेपी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। जब अर्जुन मुंडा की सरकार बनी थी तब भी उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। कार्यकर्ता कहीं न कहीं काफ़ी उत्साहित
नजर आते हैं उनकी वजह से। और देखिए, एक बार जब मधु कोड़ा की सरकार थी और मुझे याद है बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा था और सभी सीएम हाउस राजभवन घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे, मुझे याद है बीजेपी के तमाम नेताओं को रोक दिया गया था, पुलिस लाठी लेकर खड़ी थी, लेकिन उन सब के बीच में रघुवर दास सीधे सीना तान कर आगे बढ़े थे और अपने माथे पर लाठियां खाई थी। ये तस्वीर मैंने उस वक्त भी देखी थी। तब मुझे लगा था कि नहीं, इस तरह के नेता बहुत बिरले होते हैं कि पुलिस लाठी लेके सामने खड़ी हो और कोई सीधे सीधे आगे चला जाए। तो ये डेयरिंग एक बार फिर से लोगों को देखने की इच्छा थी। बीजेपी के कार्यकर्ताओं में इस तरह के अगर नेता सामने हो तब कार्यकर्ताओं में ये जोश जगता है कि हम आगे आए, हम फेस करें, हम आंदोलन करें। उदय जी की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि रघुवर दास में वो फायर है जिसकी जरूरत अब प्रदेश बीजेपी को है। जी हाँ, वो फायर है। ये उनके मुख्यमंत्रित्व काल में भी दिखा, जिस तरह से वो काम करवाते थे या जो अधिकारियों से उनका काम करवाने का तरीका था। तो अगर आप देखिए कि अपने समय में उन्होंने जो विकास कार्य किए उसकी एक अलग कहानी है। लेकिन देखिए, सिर्फ फायर ही आप कहिए तो वो नहीं है। एक संगठन चलाने की बात होती है और आप संगठन के प्रति खुद कितने समर्पित हैं। देखिए, आमतौर पर आज के मॉडर्न डे पॉलिटिक्स में अगर किसी को कुछ न मिले तो वो दूसरे दिन पार्टी बदल लेता है, नई पार्टी बना लेता है, बदल लेता है सब कुछ। लेकिन आप समझिए कि एक बूथ लेवल कार्यकर्ता से ऊपर निकल के विधायक बनना, फिर मंत्री बनना, उप मुख्यमंत्री बनना और फिर मुख्यमंत्री बनना, और जब आप एक चुनाव हारते हैं और उसके बाद ठीक चुनाव से पहले, एक साल पहले आपको राज्यपाल बना दिया जाता है, आप वहाँ पर जाकर राज्यपाल बन जाते हैं, तब भी आप पार्टी का आदेश सर झुकाकर मानते हैं। देखिए, आप अपनी बातों को रखते हैं, हो सकता है इन्होंने अपनी बातें रखी हो, लेकिन जब पार्टी का निर्णय आ गया कि आपको ये काम करना है, आपको राज्यपाल बनना है, वो सहर्ष तैयार हुए। उसके बाद इस चुनाव से पहले, जैसे कि चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले की बात थी कि रघुवर दास की वापसी होगी, जब जो केंद्रीय नेतृत्व है उसने कहा नहीं, ये आपकी बहू को टिकट मिल सकता है, लेकिन आपकी वापसी अब विधानसभा चुनाव तक तो नहीं होगी। तो उन्होंने उस आदेश को भी स्वीकार किया। तो जब आप खुद एक उदाहरण बनते हैं कि संगठन व्यक्ति से बड़ा है, ये बातें रघुवर दास ने साबित की हैं और ये आप उनके सारे आचरण में देख सकते हैं कि ये सभी जानते हैं कि वो राज्य की राजनीति में लौटना चाहते थे, विधानसभा चुनाव से पहले लौटना चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके जब नेतृत्व ने कहा कि नहीं, अभी आप नहीं लौटेंगे, तो उन्होंने उस निर्णय को स्वीकार किया। तो उन्होंने ये बताया कि मैं व्यक्ति बड़ा नहीं हूँ, मुझसे बड़ा मेरा संगठन है। तो जब ये बातें आप खुद दिखाते हैं तो आप अन्य कार्यकर्ताओं के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं कि देखो, जो भी पार्टी ने कहा वो मैंने स्वीकार किया। अब मैं जो कह रहा हूँ एक पार्टी नेतृत्वकर्ता के तौर पर राज्य में, उसे आप स्वीकार करें। क्योंकि जो सीटें होती हैं लड़ने को वो 81 ही होती हैं, कार्यकर्ता कई होते हैं। आपने देखा कि इस चुनाव में कितने विद्रोही कैंडिडेट जो है, वो बागी कैंडिडेट जो है बीजेपी के खड़े हुए, उनको मनाने का काम किया गया। अब वो मान तो गए, नाम वापस ले लिया, लेकिन क्या उन्होंने चुनाव में जमीन पर बीजेपी के लिए काम किया? तो ये चीजें जो है वो आपको बताती हैं कि आप पार्टी के प्रति कितने निष्ठावान हैं या कितने समर्पित हैं। तो इस मामले में रघुवर दास जो हैं, उन्होंने एक उदाहरण पेश किया है कि जो पार्टी का नेतृत्व है वही सबसे महत्वपूर्ण है। तो एक इस वजह से भी आप कहिए कि उनको इनाम के तौर पर जो है राज्य के अध्यक्ष का पद जो है वो दिया जा सकता है, और जो उनकी इच्छा थी। चूंकि इस चुनाव में बिल्कुल उनको अलग रखा गया, एक फ्री हैंड यहाँ पर जो प्रदेश नेतृत्व था और जो वहाँ से हेमंता विश्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने मिलकर सारे निर्णय लिए। अब जो है वो बारी अब आ रही है रघुवर दास की। संभवतः मुझे लगता है कि उनके राज्य की राजनीति में वापसी होगी। ऐसे भी इन दिनों जो चर्चा सबसे ज़्यादा होती है, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हो, तो वो ओबीसी को जोर करते हुए दिखती हैं, ओबीसी को फोकस करते हुए दिखती हैं। तो ऐसे में ओबीसी वर्ग भी चाहता है कि हाँ, उसका कोई जो है उसकी कम्युनिटी का एक बड़ा नेता निकलकर सामने आए। तो वैसे चेहरों में अगर आप देखें तो झारखंड में एक बहुत बड़ा नाम जो है वो रघुवर दास का आता है। तो अब रघुवर दास जो है वो आएंगे तो मुझे लगता है कि झारखंड की राजनीति पर असर पड़ेगा, क्योंकि उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आपने देखा कि बहुत अग्रेसिव तरीके से वो काम करते हैं। तो जब वो
विपक्ष में भी रहेंगे तो जो सरकार के कुछ कार्यों के या योजनाओं का अगर विरोध करना है तो वहाँ वो आपको आगे बढ़कर लीड करते हुए दिखेंगे। उनके बयानों में सरकार के प्रति वो तलखी दिखेगी, और जब वो तलखी आपकी आवाज़ में गूंजती है तो जो आपके कार्यकर्ता होते हैं, जो आपके समर्थक होते हैं, उनके अंदर उत्साह का संचार होता है। मॉडर्न डे पॉलिटिक्स यही है, और उस आधार पर, उस कसौटी पर आप कसें तो मुझे लगता है कि रघुवर दास जो हैं वो परफेक्ट व्यक्ति होंगे अगर वो राज्य की बागडोर जो है वो संभालते हैं बीजेपी के लिए। क्या लगता है ये जो डैमेज कंट्रोल हुआ इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जो डैमेज हुआ है वही डैमेज कंट्रोल करने के लिए रघुवर दास आ रहे हैं, क्या वो सफल हो पाएंगे? क्योंकि झारखंड में ओबीसी और आदिवासी दोनों वोट बैंक को साधना एक बड़ी चुनौती अब बीजेपी के लिए है। इन चुनाव परिणामों को देखें तो निश्चित तौर पर परिणाम के बाद आम लोग भी और हम लोग भी और बाकी लोग सब लोग बैठ कर चर्चा कर रहे थे, तो ये बात साफ हो गई थी कि ठीक है, हेमंता शर्मा को लाया गया, मध्य प्रदेश केंद्रीय मंत्री भी आए, चौहान जी वो भी आए, लेकिन एक जो लोकल लीडरशिप जो चाहिए था वो कहीं ना कहीं मिसिंग था, और ये सबसे बड़ा कारण रहा हार में। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया। तो जो शून्यता थी निश्चित तौर पे रघुवर दास उस शून्यता को भरेंगे। अब रही बात चुनौती की, तो निश्चित तौर पे हर किसी के लिए चुनौतीपूर्ण ही होगा। अब चूँकि आप देख सकते हैं संथाल परगना में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि हमेशा से रहा है, हालांकि के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। और वहाँ पे जो निशिकांत दुबे हैं गोड्डा विधानसभा, तो ये चर्चित सब लोग जानते हैं कि इनका उनका नहीं बनता है। कई नेताओं के साथ नहीं बनता है, गुटबाजी हर जगह होती है, वैचारिक मतभेद होता है, तो निश्चित तौर पर एक चुनौती होगी। लेकिन पार्टी ने जब ये डिसीजन लिया है, हालांकि वो बनाएंगे, उनको उसकी औपचारिक घोषणा होगी, लेकिन जब उनको मिलेगा मौका तो निश्चित तौर पे जो शून्यता थी वो भरेंगे सड़क पर। जैसा कि रंजन जी ने कहा, साफ कहा कि जब आंदोलन होंगे, विपक्ष मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेगी, तो एक आगे जो अगुवाई जो करेगा वो एक दमदार अगुवाई होगी, और मुझे लगता है जो भी चुनौतियाँ आएंगी उसको अच्छे तरीके से रघुवर दास निकल लेंगे। मदन, अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें बीजेपी के, अगर केंद्र में या राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी में रघुवर दास आते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय पटल पर, तो क्या चेंजेस वहाँ दिखेगा? क्योंकि देखिए वहाँ पर भी ज़रूरत है, अभी वहाँ पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बयानबाजियाँ हो रही हैं या फिर उससे चर्चा हो रहा है, मंथन हो रहा है कि किसे दिया जाए या चेंज किया जाए। बीच में ये भी था कि शायद नड्डा को चेंज किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया गया। क्या लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी रघुवर दास को जगह दी जा सकती है? बिल्कुल, देखिए चर्चा शुरू हुई है, और इसके पीछे की वजह एक है कि फाउंडर मेंबर जो है रघुवर दास को माना जा रहा है। हैं भी, जो बीजेपी की स्थापना हुई उस समय से वो बीजेपी के सदस्य हैं, और ऐसे में ये माना जा रहा है कि 5 बार अगर कोई विधायक होता है, पार्टी के लिए लगातार काम करता है, और हमारे सहयोगी रंजन जी ने बताया कि जब जब पार्टी ने जो आदेश दिया उसका उन्होंने पालन किया, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने को लेकर हो, चाहे फिर चुनाव हारने के बाद राज्यपाल बनने को लेकर हो, या फिर अपनी इच्छा उन्होंने जब जताई कि नहीं हम सक्रिय राजनीति में वापस होना चाहते हैं, तब फिर उनकी बात को पार्टी ने भी माना। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा बदलाव अगर होता है, रघुवर दास को अगर राष्ट्रीय स्तर पर मौका दिया जाता है, तो फिर वहाँ भी एक जो समीकरण जातीय साधने की कोशिश होती है, ओबीसी समाज। और देखिए आने वाले दिनों में बिहार में भी चुनाव है, तो ऐसे में इसका फ़ायदा बिहार में भी मिल सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुवर दास अगर बनते हैं तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जो जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से हमें लगता है कि झारखंड पर विशेष फोकस अब बीजेपी की होगी, क्योंकि यहाँ पर संगठन को मजबूत करना है। और 5 साल का लंबा वक्त है मदन, और उस लंबे वक्त में किस तरह एक मजबूत विपक्ष का चेहरा हो, किस तरह बीजेपी अपने संगठन को मजबूत करे, वोटर्स के बीच में अपनी पकड़ फिर से बनाए, इस पर मंथन होगा। तो इसके लिए रघुवर दास फिट बैठते हैं। बिल्कुल, देखिए रघुवर दास पूरी तरह से फिट बैठते हैं, और हमने सबसे पहले ही कहा कि एक सख्त शासक के रूप में जो वो जाने जाते हैं। तो जो बीजेपी में कई नेता आए, कई चेहरे बदले, लेकिन गुट बढ़ता गया, उसको वो ख़त्म करेंगे। सबसे पहले अगर उनको जिम्मेदारी दी जाती है तो वो ख़त्म होगा। अगर आप देखें रघुवर दास के मुख्यमंत्री के कार्यकाल को देखें तो उस वक्त वो सीधे तौर पर जो फैसले लेते थे वो सर्वमान्य होता था। उसमें कोई ये नहीं कि पार्टी की नाराज़गी हो गई, पार्टी के फैसले से इतर हो गए। तो ये चीज़ें जब निकल कर आती है तो अब ये माना जा सकता है कि रघुवर दास को अगर झारखंड की कमान सौंपी जाती है तो फिर वो सख्त
एक शासक के रूप में यहाँ भी नज़र आएंगे और जो कमियां हैं, जो जिन वजहों से फैसले अगर नहीं हो पाए, आवाज़ अगर कार्यकर्ता और नेताओं की संगठन तक नहीं पहुंच पाई तो उन्हें पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और जो एक जातिगत राजनीति यहाँ करनी है, यानी कि अगर बीजेपी से जो आदिवासी समाज के वोटर्स हैं वो अगर दूर हुए हैं तो किस जाति के वोटर्स को अपने पक्ष में करना है, इस पर एक मंथन और चिंतन के साथ जो है यह निर्णय माना जा सकता है और उसको लेकर के वो आगे काम करेंगे। हरियाणा की पॉलिटिक्स को अगर आप देखिए तो हरियाणा में जाट जो हैं वो बीजेपी को बहुत समर्थन नहीं करते हैं और उनकी आबादी भी अगर आप देखिए तो 25-27% के आसपास है। नेचुरली जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो भी वहाँ बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते। तो बीजेपी 3 बार से वहाँ जो सरकार बना रही है वो बना कैसे रही है, क्योंकि जो रेस्ट वोट हैं उसको वो एक्यूमुलेट करती है एक जगह और उसको एक जगह इकट्ठा करके उसे अपने पक्ष में जो है वो वोट करवाने में सफल होती है। तो मुझे लगता है कि शायद हरियाणा की जो रणनीति सफल रही है, या आप महाराष्ट्र में देखिए मराठा वोटों को लेकर बहुत तरह के सवाल आए, बावजूद इसके बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक थंपिंग मेजॉरिटी हासिल की है और बड़ी जीत हासिल की है अपने सहयोगियों के साथ। तो ये एक वो रणनीति है जब आप बाकी वोटर्स की सहायता से भी अपने वोटों की संख्या बढ़ा लेते हैं और जो कुछ वोट आपको हर कम्युनिटी में वो आपको मिलता ही मिलता है। आप जैसे कहते हैं, जब आप कहते हैं कि ओबीसी के वोट बीजेपी की तरफ ज़्यादा आएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि 100%। इसी तरह से जब आप कहते हैं कि एसटी के वोट बीजेपी को नहीं मिलते तो इसका मतलब भी ये नहीं होता 100%। उसका एक हिस्सा तो आपको मिलता ही मिलता है, तो वो आपकी तरफ आएगा ही। और बाकी वही मैंने कहा ना कि जो वोटों का दायरा है जो कि आपको 60% 65% पर टिक जाता है, उसको बढ़ा के अगर रघुवर दास आते हैं तो वो बढ़ के 80-85% के आसपास जो है वो पहुंच जाएगा और उसमें से आपको जो है वोट लाना है। तो ऐसी परिस्थिति में जो बीजेपी का वोट आ रहा है यहाँ पर 33-34% के आसपास इंडिविजुअली, उसकी कोशिश होगी कि इसे बढ़ाकर वो 40-42 तक लेकर जाए और उसको एक वोट बेस यहाँ पर अपना इतने का बना ले, तो फिर सहयोगियों के साथ वो 45 का आंकड़ा पार कर लेगा। और एक बार जब आप 45 पार कर लेते हैं तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। तो इस तरह की रणनीति जो है बीजेपी देख रही होगी रघुवर दास को अगर राज्य की राजनीति में लेकर आती है, क्योंकि अगर केंद्र में अगर आप अध्यक्ष पद की बात करें तो चूंकि ओबीसी नेताओं की बात होती है तो बहुत सारे नाम अभी चल रहे हैं केंद्र में, जिनमें कि आपको कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि ओबीसी हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। तो और भी लोग हैं, विनोद तावड़े हैं, बीच में वसुंधरा राजे के लिए भी कुछ आवाज़ उठे, लेकिन मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान भी एक मजबूत कैंडिडेट हैं बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए। तो इसलिए मुझे लगता है कि रघुवर दास को मुझे जो ज़्यादा संभावना दिख रही है, चूँकि बीजेपी को झारखंड से हमेशा अच्छी संख्या में वोट मिलते रहे हैं, तो उसमें जो नीचे गिरावट आई है उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मुझे लगता है कि रघुवर दास को दी जा सकती है। रघुवर दास को फिर लाया जा रहा है। तो अब रघुवर दास किस तरह आप समेटते हैं वोटों को? उधर देखिए, देखा होगा आपने कि जो बाहर से नेता आए जिन्होंने कमान संभाली पूरे चुनाव में बीजेपी की यहाँ, तो मुद्दे बहुत सारे उठाए गए, भ्रष्टाचार के मुद्दे उठाए गए, इसके अलावा घुसपैठ का मुद्दा उठाया गया, कई और चीज़ें थी। बहुत मुखरता से इन मुद्दों को उठाने की कोशिश की गई, लेकिन जनता ने इसके उलट मैंडेट दिया है। तो रघुवर दास को भी इसलिए अब एंट्री कराई जा रही है। रघुवर दास अब यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उन्हें पकड़ेंगे या फिर उसी तरह एक जो बीजेपी अपनी हिंदुत्व वाली पॉलिसी पर चलती है उस तरह की राजनीति को यहाँ पर और आगे बढ़ाएंगे, एग्रेसिव तरीके से बढ़ाएंगे कि जो वोट बैंक है ओबीसी का या फिर आदिवासियों को एकजुट करने का, उस पर सफल रहे। देखिए, मुद्दों के साथ यहाँ कहा जा सकता है कि समीकरण बीजेपी समझ नहीं पाई और समीकरणों की वजह से बीजेपी को कहीं न कहीं हार का सामना करना पड़ा। देखिए, 2019 में बीजेपी की बड़ी हार हुई थी, उसके पीछे आजसू थी। आजसू की वजह से सीधे सीधे आंकड़े ये बताते थे कि 12-13 सीटों पर बीजेपी हार गई थी और इस बार वही चीज़ जयराम महतो ने किया।
महतो वोटर्स जो होते हैं वो शुरू से बीजेपी के साथ रहे हैं, बीजेपी का वोट बैंक रहे हैं। रामटहल चौधरी जैसे कद्दावर नेता बीजेपी के चेहरे हुआ करते थे, अब वो नहीं रहे और कहीं न कहीं महतो समुदाय में इस बात को लेकर नाराजगी थी। अर्जुन मुंडा का एक बयान काफ़ी चर्चित हुआ था, उसे लेकर महतो समुदाय के नेताओं में नाराजगी थी। बीजेपी ने उस बात को लेकर डैमेज कंट्रोल नहीं किया था। और देखिए वही कुल मिलाकर वही बात आ रही कि ओबीसी फैक्टर, महतो समुदाय ओबीसी फैक्टर के लिए यहाँ देखिए 27% आरक्षण की मांग लंबे वक्त से हो रही है, लेकिन उस दिशा में पहल नहीं हुई, वो मुद्दा नहीं बन पाया। इन तमाम चीज़ें एक अहम वजह रही है कि बीजेपी यहाँ उन समीकरणों को उठा नहीं पाई, उन मामलों को ठीक तरह से चुनाव में अब जब हम समीक्षा करते हैं तो ये सीधे सीधे समझ में आता है कि जब जयराम महतो लोकसभा चुनाव के दौरान गिरिडीह से कई विधानसभाओं में अपना इतना जबरदस्त प्रभाव दिखा चुके थे, उसके बाद बीजेपी के रणनीतिकार कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि वो इस बात को समझ नहीं पाए कि जयराम महतो इतने बड़े फैक्टर हो गए हैं कि 17 सीटों पर उनकी वजह से हार का सामना करना पड़ेगा। और देखिए रघुवर दास इन चीज़ों को समझ रहे थे, रघुवर दास इन चीज़ों को जान रहे थे और जिस तरह से वो ये तमाम चीज़ें जो हैं उन्होंने पहले ही रिपोर्ट केंद्र को दे दी होंगी कि भाई झारखंड में इस तरह का रिजल्ट आने जा रहा है, झारखंड में ये होने जा रहा है। और शायद यही वो वजह होगी कि जिसकी वजह से आज केंद्र ने फिर उन पर भरोसा जताया है, क्योंकि जो परिणाम आए हैं रघुवर जी को इस बारे में जानकारी थी, उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी रखी थी और कहा जा सकता है कि शायद इन परिणामों के बारे उन्हें अंदेशा था, क्योंकि देखिए महतो वोटर्स कहीं ना कहीं बीजेपी से पूरी तरह से कटे हुए थे। कारण और भी कई हो सकते हैं, लेकिन इस चुनाव में महतो वोटर कटे हुए थे और आरक्षण का मुद्दा था, 1932 खतियान का मुद्दा था। रघुवर दास ने अपने कार्यकाल में कई ऐसे काम किए थे। देखिए नियुक्तियां भी जब हुई थी तो ये जो 13 जिलों और जिलों का बंटवारा का विवाद था, तो उन्होंने उन नियुक्तियों को उस जिले के लिए फिक्स कर दिया था, जो मामला बाद में कोर्ट में भी गया। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो वो नौकरियां बाहरियों को बहुत कम गई थी, अगर किसी जिले के लिए लॉक कर दिया जाता है तो ये भी कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था। ऐसे कई फैसले थे और इन तमाम चीज़ों को लोग मिस कर रहे थे। और देखिए जब कहा भी जाता है कि रघुवर दास कई बार इस बात को लेकर अंदाज लगाए जा रहे थे, रणनीतिकार कह रहे थे कि रघुवर दास की वापसी होगी, लेकिन इस बार का पूरा चुनाव बीजेपी एक प्रयोग के तौर पर देख रही थी और बीजेपी को ये देखना था। लेकिन बीजेपी अब सीधे सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंची होगी कि अब ओबीसी फैक्टर ही साध कर चलना पड़ेगा। आदिवासी वोट बहुत ज़्यादा हमें मिलने वाले नहीं हैं, क्योंकि चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी जैसे चेहरे। और देखिए इस चुनाव में ये भी गौर करने वाली बात है कि नहीं कि बाबूलाल मरांडी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे, लेकिन उनकी जीत तक तय नहीं थी। पूरी पार्टी को हेलीकॉप्टर लेके निरंजन राय के घर जाना पड़ता है, मनाना पड़ता है, तब बाबूलाल मरांडी उनकी जीत सुनिश्चित हो पाती है। तो केंद्र तो इन चीजों को बखूबी समझ रही है कि भाई हम जिसे चेहरा बना रहे हैं वो खुद जीत पाने की स्थिति में नहीं थे, तो इन चीजों का खामियाजा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए तो और बड़ी बात यह है कि एक बात जो बाबूलाल मरांडी के पक्ष में जाती है कि वो एक सामान्य सीट से जीतने में सफल हुए हैं, तो ये एक बात महत्वपूर्ण है बाबूलाल मरांडी के लिए। आमतौर पर जो ट्राइबल लीडर्स होते हैं वो आरक्षित सीटों पर ही अपना जोर लगाते हैं, लेकिन इन्होंने एक सामान्य सीट पर जीत हासिल की, ये भी एक बड़ी बात है। देखिए सभी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, सभी का अपना क्षेत्र होता है। जब आप देखें कि गांडे में भी इस तरह की परिस्थिति आई, जबकि आपको जेएलकेएम के जो प्रत्याशी थे उनको बिठाना पड़ा और वो जेएमएम में शामिल हुए, तो इस तरह की चीज़ें राजनीति में होती हैं, कई बार आपको देखने को मिलेंगी और ये चीज़ें घटित होते रहती हैं। हार जीत के लिए इन चीज़ों को देखना पड़ता है, हर चीज़ परिस्थिति के अनुसार होता है। ये तो मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में जो समीकरण थे और जो मुद्दे थे, और जैसा कि हम लोग भी बार बार इस चीज़ को कहते थे कि कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसी चीज़ बहुत ज़्यादा मैदान में दिख नहीं रही है, तो वो जब तक एंटी इनकम्बेंसी मैदान में नहीं दिखेगी तो परिणाम इस तरह का आता है। सत्ता पलटना आसान नहीं होता और ये है एक फिर। बात जरूर है कि जो उस समय प्रयोग किए गए वो सफल नहीं हुए। इसी तरह से जब आप पीछे जाते हैं तो रघुवर दास ने पिछले चुनाव में जो प्रयोग किए विधानसभा में, जब वो सुदेश महतो को अलग छोड़ जाते हैं तो वो प्रयोग भी सफल नहीं हुआ था। तो सफलता असफलता राजनीति में लगी रहती है, पार्टियां प्रयोग भी करती हैं। अब जब एक प्रयोग सफल नहीं
होता, दूसरा करती हैं, दूसरा नहीं ये सफल एक होता नया प्रयोग तो है। एक नया प्रयोग है। राज्य- ये एक हाँ। विकल्प के तौर पर है। और चूंकि जैसा मैंने शुरुआत में जो पहली लाइन कही थी कि जब कोई व्यक्ति कुछ दिनों तक सीन में नहीं रहता, क्रिकेट मैच से मैंने जोड़कर कहा था कि जब कोई खिलाड़ी बहुत दिनों तक आपको टीम में न दिखे और अगर वो टीम हार रही हो तो सारे लोगों को आप ये कहते हुए सुनेंगे कि अगर वो होता हाँ। तो मैच जरूर जिता देता। तो उसके प्रति एक आकर्षण स्वाभाविक रूप से बन जाता है। तो इसका फायदा भी बीजेपी चलिए, को तो मिलेगा। यही फिर रघुवर दास के साथ हो रहा है। और चलिए, हमारे दर्शक ने एक कमेंट भी किया है कि धमाका हो गया। तो 27 तारीख का इंतजार है जब बीजेपी फिर से ज्वाइन करेंगे रघुवर दास, और उसके बाद उनकी भूमिका क्या राष्ट्रीय बीजेपी में होगी या प्रदेश बीजेपी में होगी, और उसका क्या असर पड़ने वाला है झारखंड में। अगर राज्य की राजनीति में रघुवर दास की एंट्री होती है तो कितना मजबूत विपक्ष अब हेमंत सरकार के सामने होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो इसी तरह हम खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।